हेलो स्टूडेंट, आज के बी एड फर्स्ट ईयर के एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ के अंतर्गत हमने एक टॉपिक लिया है रुधिर या ब्लड। और आजकल मैं इस टॉपिक को इसलिए लिया हूं क्योंकि आजकल प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा के बारे में चर्चा जोरों पर है, जो कि कोविड-19 में जो कि महामारी फैली हुई है इस समय 2020-2021 दो वर्षों से, और इसमें काफी अधिक इसका नाम का उपयोग किया जा रहा है। तो मैंने आज का टॉपिक रखा है रुधिर या ब्लड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रुधिर क्या होता है और रुधिर को जानते हैं, फिर रुधिर प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझें कि रुधिर क्या होता है। हल्के या गहरे लाल रंग का एक गाढ़ा, अपारदर्शी और स्वाद में नमकीन क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान दीजिए, रुधिर हल्का गहरे लाल रंग का एक गाढ़ा, अपारदर्शी, स्वाद में नमकीन क्षारीय तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरी बात है, परिसंचरण तंत्र में ये लगातार भ्रमण करता रहता है, ठीक है, चलता रहता है। और रुधिर की उत्पत्ति के बारे में कहें तो भ्रूण के मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। हृदय तथा रुधिर वाहिनियों में निरंतर रूप से ये चलायमान रहता है, घूमता रहता है। रुधिर की जो मात्रा होती है शरीर के कुल भार का 7 से 8% होती है, और स्वस्थ पुरुष में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर और स्त्रियों में, स्वस्थ स्त्रियों में 4 से 5 लीटर तक पाई जाती है सामान्य रूप में। अगर हम रुधिर के कंपोजिशन या संगठन के बारे में बात करें तो संरचनात्मक रूप से रुधिर के 2 भाग होते हैं। पहला प्लाज्मा, रुधिर प्लाज्मा, और दूसरा रुधिर कणिकाएं, संरचनात्मक रूप से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रुधिर प्लाज्मा की। रुधिर का अंतराकोशिकीय पदार्थ या मैट्रिक्स जो हल्के पीले रंग के द्रव के रूप में रहता है उसे ही प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। इसी प्लाज्मा में ऊतक की कणिकाएं लगातार तैरती रहती हैं। कौन सी कणिकाएं? ऊतक की कणिकाएं, मतलब रुधिर कणिकाएं। आधारभूत पदार्थ, यह रुधिर का क्या होता है? आधारभूत पदार्थ होता है, और यह तरल, हल्के पीले रंग का, स्वच्छ एवं निर्जीव पदार्थ होता है। रुधिर का 55 से 60% शरीर के भार के बराबर, रुधिर का कितना भाग इससे बनता है? 55 से 60%। यानी रुधिर की जो भी मात्रा होगी उसमें रुधिर प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55 से 60%, ठीक है। और शरीर के भार का यह लगभग 5% होता है रुधिर प्लाज्मा। शारीरिक संरचना की बात करें, शारीरिक संरचना में अब इसकी बात करेंगे रासायनिक संरचना की। रुधिर प्लाज्मा की रासायनिक संरचना के बारे में बात करें तो यह जटिल, और कुछ पदार्थ ऊतकों में तथा कुछ पदार्थ ऊतकों से लगातार रुधिर प्लाज्मा में आते रहते हैं। यानी रुधिर प्लाज्मा की जो रासायनिक संरचना होती है वो जटिल प्रकार की होती है। बाहरी ऊतकों से लगातार रुधिर प्लाज्मा में कुछ पदार्थ आते रहते हैं और कुछ बाहर जाते रहते हैं। इसमें जल की मात्रा 90% तक होती है रुधिर प्लाज्मा में, और शेष 10% में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों के बारे में। तो रुधिर प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत पहला पदार्थ होता है रुधिर प्रोटीन, और यह लगभग 7% मात्रा में पाया जाता है, 7%। यकृत में इसका निर्माण होता है, और प्लाज्मा में रुधिर प्रोटीन कोलोइड के रूप में रहते हैं, ठीक है। इसमें प्रमुख रूप से होती है, पहली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, और यह शरीर के परासरण दाब को कम करने में सहायक होती है। दूसरी प्रोटीन होती है ग्लोब्यूलिन्स, और यह एंटीबॉडी का काम करती है शरीर में। विषैले पदार्थों तथा जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायता करती है।
तीसरी प्रमुख प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन और चौथी प्रमुख प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, जो कि शरीर में रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो ये कितनी प्रोटीन हो गई? पहली प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन, दूसरी प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन्स, तीसरी प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन और चौथी प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। ये 4 तरह की प्रमुख रूप से प्रोटीन देखने में आती हैं रुधिर प्रोटीन के अंतर्गत और इनकी मात्रा होती है 7%। दूसरा पॉइंट, पचे हुए पोषक पदार्थ। रुधिर प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत पचे हुए पोषक पदार्थों में वसा, ग्लिसरॉल, बसील अम्ल, अमीनो अम्ल ग्लूकोज के रूप में संग्रहित रहते हैं। तीसरा, हार्मोन्स। ये रुधिर से, आप सभी जानते हैं कि हार्मोन्स ग्रंथियों से उत्सर्जित होते हैं और रुधिर के द्वारा ये संपूर्ण शरीर में अपने यथोचित स्थान या वांछित स्थान पर पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं। उत्सर्जित पदार्थों में यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रकिण्व पदार्थों में लाइपेज, डास्टेज, ग्लूकोजेज, प्रोटीएज और न्यूक्लिएज पदार्थ पाए जाते हैं, एंजाइम जिन्हें कहते हैं। प्रतिजामन पदार्थों में संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाएं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिजामन जो पदार्थ होते हैं वो संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं में हेपेरिन पॉलीसैकेराइड मुक्त करती हैं। प्रतिजामन जो पदार्थ होता है जमाने वाले पदार्थों को कहते हैं और यह संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं से हेपेरिन नाम का एक पदार्थ उत्पन्न होता है जो कि पॉलीसैकेराइड को मुक्त करता है और यह रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। यानी हेपेरिन नाम का पदार्थ उत्पन्न होता है प्रतिजामन के रूप में और यह रुधिर में रुधिर वाहिनियां जो होती हैं उनमें रुधिर को जमने से रोकता है, रुधिर को जमने से रोकता है, ब्लड को जमने नहीं देता। कौन? हेपेरिन। ये इसके बारे में परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछा गया, हेपेरिन के बारे में। विजातीय पदार्थों की बात करें तो जीवाणु, रोगाणु, प्रोटीन, शर्करा बाहर से रुधिर प्लाज्मा में आके जम जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। और घुलते ही प्लाज्मा में, जब भी रुधिर प्लाज्मा की एक विशेषता होती है कि जब भी बाहर से कोई जीवाणु, रोगाणु, प्रोटीन या शर्करा बाहर से आके रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती है तो प्लाज्मा में घुलते ही एंटीबॉडी का निर्माण शुरू हो जाता है और इन एंटीबॉडी का काम क्या होता है? बाहरी जो भी पदार्थ होते हैं उसको निष्क्रिय बनाने का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंटीबॉडी का निर्माण होता है एंटीजन से। एंटीबॉडी को प्रतिविष भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और फास्फेट जैसे पदार्थ भी रुधिर प्लाज्मा का भाग होते हैं और यह रुधिर प्लाज्मा के जल में घुलकर प्लाज्मा को हल्का क्षारीय बना देते हैं। अम्लीय प्लाज्मा को क्या बनाए रखते हैं? हल्का क्षारीय बनाते हैं। इसके बाद तीसरा एक महत्वपूर्ण और अंतिम पॉइंट है गैसें। तो रुधिर प्लाज्मा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया भी घुलित अवस्था में पाई जाती है। तो आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने रुधिर का संगठन, रुधिर प्लाज्मा, रुधिर कणिकाओं, कार्बनिक पदार्थों, अकार्बनिक पदार्थों और गैसों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रुधिर प्लाज्मा एक ऐसे पदार्थ के रूप में काम करता है जो कि विजातीय पदार्थों को, हम अभी चर्चा कर रहे थे कि प्लाज्मा के बारे में कोरोना की इस काल में क्यों चर्चा हो रही है बार बार, क्योंकि जब भी रुधिर प्लाज्मा में जीवाणु, रोगाणु, प्रोटीन, शर्करा और कोई भी बाहरी पदार्थ जो आकर घुल जाता है
तो तुरंत ही प्लाज्मा क्या करती है, प्लाज्मा का काम तुरंत सक्रिय होकर एंटीबॉडी का बनाना शुरू करना होता है। यानी प्लाज्मा ही वह पदार्थ होता है जिसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी कौन बनाता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं एंटीजन, ठीक है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। और एंटीबॉडी को ही प्रतिविष कहा जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी ही जीवाणुओं और रोगाणुओं को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। यानी अगर जीवाणु, रोगाणु या किसी भी प्रकार के वायरस शरीर में आ जाते हैं तो प्लाज्मा में उपस्थित एंटीजन तुरंत एंटीबॉडी को निर्मित करती है और एंटीबॉडी प्रतिविष के रूप में काम करते हुए किसी भी प्रकार के जीवाणु, रोगाणु और वायरस को निष्क्रिय करने, समाप्त करने के लिए तत्पर हो जाती है और उसको समाप्त करने का काम प्रारंभ कर देती है। इसीलिए आजकल रुधिर प्लाज्मा को दान देकर दूसरे मरीजों में पहुंचाया जा रहा है, ताकि जिन व्यक्तियों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है, प्रतिविष का निर्माण हो गया है, तो जो मरीज गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित हो गए हैं उनको वो दिया जाए, ताकि उनके शरीर में भी प्रतिविष का निर्माण हो, एंटीबॉडी का निर्माण हो और वो भी कोरोना से मुक्त हो जाए, कोरोना से स्वस्थ हो जाए। थैंक यू वेरी मच।